नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में जैसे ही चुनाव की हवा बहती है, तुरंत ही आरक्षण का जो जिन्न है वो बाहर आ जाता है। तमाम राज्यों के मामले जो है आरक्षण के, वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। बिहार में जो जातिगत सर्वे करवाया गया वो भी इसी आधार पर करवाया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा आरक्षण जातियों को दिया जा सके वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। जैसे ही चुनाव आते हैं, यह आरक्षण का जिन्न एक बार बाहर आ जाता है और फिर एक बार ऐसा ही हुआ है। इस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही 2004 के फैसले की समीक्षा कर रहा है, जिसमें जो पिछड़े हैं उनमें भी उपजातियां बनाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया गया था, लेकिन 2020 में इस फैसले पर रोक लगा दी गई और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि जिन्हें आरक्षण मिल चुका है, जो परिवार संपन्न हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षण से बाहर निकल जाना चाहिए या निकाल देना चाहिए, और जो लोग हैं उन्हें इस आरक्षण का जो है लाभ देना चाहिए, जिससे और जो पिछड़े लोग हैं वो मुख्य धारा में आ सके। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जो ये पंजाब का मामला भी जो है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई चल रही है, तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बात 2004 की है। 2004 में पंजाब सरकार ने एक फैसला किया था। फैसला यह किया था कि एससी के अंडर जो वाल्मीकि समाज है और जो मजहबी सिख समाज है, इन्हें आरक्षण, और उसके अंदर इन्होंने 50% जो एससी के अंदर सब कैटेगरी आरक्षण बनाकर इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। ठीक है सर। यह मामला गया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निरस्त किया पंजाब सरकार के फैसले को, यह कहते हुए कि आरक्षण के अंडर आरक्षण नहीं हो सकता। और मतलब कि एससी आरक्षण है, उसके अंदर फिर से आप सब कैटेगराइज करके आरक्षण नहीं दे सकते। ये फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। यह संविधान पीठ है जिसमें 7 जज बैठे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने मोटा मोटी 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जो तबका आरक्षण का फायदा उठा चुका है, मान लिया कि इस एससी कैटेगरी के अंदर भी कुछ तबके ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलता रहा है, अब वो संपन्न हो गए हैं, तो क्या उन्हें स्वयं ही नहीं छोड़ देना चाहिए ताकि दूसरे जो जातियां हैं उसी कैटेगरी के अंदर उनको फायदा हो सके? उसके अलावा एक जज ने यह भी कहा कि मान लिया कि कोई आईएएस आईपीएस का बेटा है और वो तो शहर में रह रहा है, उसके साथ ना सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है गांव की तरह, न जाति के नाम पर उसके साथ किस तरह का भेदभाव हुआ है, आर्थिक रूप से वो संपन्न रहा है, वो अफसर का बेटा है। अब उसे भी ये आरक्षण दिया जाए, और ये कब तक चलता रहे, कितनी पीढ़ियों तक चलता रहेगा? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत पहले से क्रीमी लेयर की बात आ रही है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया, अब उनको हटा के अब बाकी जो दूसरे लोग हैं, किसी दूसरे को नहीं चाहिए, उसी कास्ट में, उसी कैटेगरी में, जैसे जो एससी में है, जिसने फायदा उठा लिया अब वो छोड़ दे, बाकी दूसरे को मिलना चाहिए। मतलब अगर ऐसे समझे कि अगर अभिषेक पुंडीर को आरक्षण मिल गया तो जी, मान लिया कि अभिषेक पुंडीर, मैं आसान शब्दों में समझाता हूं, तो अब आरक्षण का लाभ पंकज प्रसून को दे दिया जाए। जी बिल्कुल। मान लिया कि हम दोनों एक कैटेगरी में हैं। कल को मान लिया कि भारत सरकार ये फैसला करती है कि हम पत्रकारों में जो गरीब पत्रकार हैं उनको किस तरह का आरक्षण देंगे। अब उसको आरक्षण का फायदा अभिषेक पुंडीर ने उठा लिया। अभिषेक पुंडीर संपन्न है, सब तरह से वेल टू डू फैमिली से आ रहे हैं वो। आपका बच्चा भी अच्छे पढ़ के कॉन्वेंट में, विदेश वगैरह में पढ़ के आ गया। अब जो विदेश या हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आ गया, अब वो ये आधार पे कहे कि नहीं, चूंकि मैं पत्रकार बिरादरी में आता हूं इसलिए मुझे फिर से यही आरक्षण की जरूरत है। मैं अलग तरीके से समझाता हूं। मान लिया कि मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, कल को सरकार फैसला करे कि मायावती के जो बेटे हैं या भतीजे हैं उनको थोड़ा सा अलग कर दिया जाए और उन्हीं की कास्ट में कोई दूसरा जो गरीब है उसे फायदा दिया जाए, तो यह किया जा सकता है या नहीं, यही मौखिक टिप्पणी की थी। ठीक है, अब ये बताइए, जो जस्टिस बीआर गवई हैं, उन्होंने ऐसा क्या कहा जो उनकी टिप्पणी पर जो है अब जो है विचार चल रहा है, एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है, चर्चाओं में है? देखिए, जस्टिस बीआर, जी जी जी,
जी, जस्टिस बी आर गवई इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो संविधान की जो बेंच बैठी थी उसमें जो 7 जज बैठे थे उसमें जस्टिस बी आर गवई भी है, और जस्टिस बी आर गवई स्वयं दलित है, और ये हो सकता है कि अगले मुख्य न्यायाधीश बन जाए सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इन्होंने ये कहा कि जो आईएएस या आईपीएस के जो बच्चे हैं जो शहरों में रहे हैं हमेशा, जिनके खिलाफ कोई किस तरह का भेदभाव नहीं हुआ है, अब उन्हें भी आरक्षण का वही लाभ दिया जाए जो गांव के एक मजदूर का, जिसके पास कोई आधार नहीं है बेचारे का जीवन यापन का। दोनों को आप एक तराजू में कैसे रख सकते हैं? किसको ज्यादा जरूरत है? ये गवई साहब ने ये सवाल उठाया है, कहा कि ये समाज को, सरकार को सोचना है, क्योंकि देखिए आरक्षण का फैसला अंत में तो सरकार को करना है। अच्छा ये बताइए, लेकिन क्या अब कुछ लोगों का तर्क ये है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है, ये जो हजारों साल से शोषण होता आया है उसके लिए आरक्षण है। आप मुझे ये भी बताइएगा साथ ही कि जो आरक्षण जब देश आजाद हुआ, जब लागू किया गया तो वो अस्थायी तौर पर लागू किया गया था 10 साल के लिए। ये आप जो मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। उसके बावजूद भी आरक्षण आज तक चलता आ रहा है, और फिर भी जो है ये जो पिछड़ी जातियां हैं वो मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पाई आज तक? देखिए एक एक करके मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले तो कि कुछ लोगों का तर्क यह है, जो कि दलित चिंतक ही है, कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है कि एक गरीब से अलग हो गया तो दूसरा अब उसको नहीं मिल सकता, जो अब गरीब बच गए हैं उनको मिल सकता है। उनका यह तर्क है कि ये हजारों सालों से जो शोषण होता है समाज में, जाति के नाम पे जो भेदभाव होता आया है, उस कारण से दी गई है ये। तो उसी में से, उन्हीं लोगों में से ये आवाज भी उठी है कि हमारी जातियों के अंदर भी एक सामंती वर्ग तैयार हो गया है। मान लिया कि उदाहरण के तौर पे मान लिया कोई वाल्मीकि समाज का है, वाल्मीकि समाज के लोग एससी कैटेगरी में आते हैं, तो समाज के अंदर ही एक चर्चा यह भी है कि वाल्मीकि समाज के अंदर ही एक ऐसा नव धनाढ़ वर्ग तैयार हो गया है जो कि दूसरी जातियों से ज्यादा शोषण कर रहा है हमारा। वो भी वही व्यवहार कर रहे हैं जो कि बाकी दूसरे लोग करते थे, पहले के जो संपन्न लोग करते थे। आज एक ब्राह्मणवाद जो जनरलाइज टर्म हो गया है ना, कि ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने ये किया, तो इनका कहना था कि ये नव ब्राह्मण है। ये जो तर्क है, जो समाज के अंदर तर्क चल रहा है, अब वो कह रहे हैं कि वो भी हमारा छुआ पानी नहीं पीते, वो भी कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो शादी ब्याह नहीं करते उनके यहां, कि अब हम आगे बढ़ गए हैं, हम ऊपर आ गए हैं। तो ठीक है कि ये मानता हूं मैं कि ये कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं थी कि एक गरीब हट गया तो दूसरे को लाभ दिया जाए। लेकिन अगर सामाजिक रूप से भेदभाव की बात की जाए तो उसी समाज के अंदर यह भी आवाज उठ रही है कि भाई हमारे यहां से जो आगे बढ़ गए वो भी यह भेदभाव करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो ज्यादा कर रहे हैं। उनका ऐठन ज्यादा है, जो पहले के लोग थे उनसे भी ज्यादा है। ये समाज के अंदर से आवाज है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि 10 साल के लिए आरक्षण था और उसमें यह भी प्रोविजन था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसको फिर से स्क्रूटिनाइज करके कि क्या लाभ हुआ, लाभ हानि सब कुछ बढ़िया से देख के इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये तो स्क्रूटिनाइज तो कभी हुआ नहीं, ये तो पूरी तरह राजनीति के फेर में उलझ गया। अब क्या हो रहा है अभिषेक, मैं बताता हूं। देखिए क्या हो रहा है कि अब तो राजनीतिक दल वो करते हैं कि जिसकी जहां संख्या ज्यादा है या ताकत ज्यादा है, वोट कैचिंग एबिलिटी ज्यादा है, मेरी आवाज आ रही है अभिषेक? जी 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 हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि उदाहरण के तौर पे पिछड़े पहले सिर्फ थे ओबीसी, लेकिन उसमें भी सब कैटेगराइज अति पिछड़ा हुआ ना। बिहार में नीतीश कुमार का जब शासन था तो दलितों में भी महादलित कैटेगरी बनाया गया ना, महादलित बनाया गया, वहां भी सब कैटेगरी में से 15% दे दिया गया उन्हें भी। बिल्कुल, तो सब कैटेगराइज तो हो रहा है, कई राज्यों में चल रहा है। तो अब एक और है, एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाई थी जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी शुरू में ही, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि स्क्रूटनाइज कभी हुआ नहीं, बाबा साहब की ये योजना थी कि हर 10 साल बाद एक बार देख लिया जाए कि क्या स्थिति आई, कौन अच्छा किया, कौन उसमें पीछे छूट गया, तो जो पीछे छूट गए उनको फिर से आगे कैसे लाया जाए।
तो पहले नहीं हुआ, अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, पहला ही जब कैबिनेट बैठा था तो जस्टिस रोहिणी कमीशन फॉर्म किया गया था। एक्सटेंशन होते होते जस्टिस रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फाइनली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। उस अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जो भी छनती हुई जानकारी आई है उसमें यह कहा गया कि कुछ कास्ट जो है, जैसे कि वो ओबीसी के अंदर भी जो कास्ट जो है वो कई मामले में जनरल के कुछ कास्ट से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। चाहे वो नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व देखिए, बिजनेस में उनका प्रतिनिधित्व देखिए, आर्थिक रूप से संपन्नता देखिए, समाज में उनका जो पकड़ है वो सब देखिए। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन की सिफारिश में ही वैसे लोग जो कि विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं और वो फायदा नहीं उठा सके, और जो लोग बार बार उन्हीं को जो फायदा मिलता रहा, तो उनको अलग किया जाए, एक बार फिर से समीक्षा करने की जरूरत है। ये ओबीसी के लिए था। अब ये मामला जो है ये है एससी कैटेगरी के लिए, कि एससी में भी कुछ तो ऐसी जातियां होंगी ना कि 1950 के बाद से जिनको लगातार आरक्षण का फायदा मिलता रहा होगा, और जो फायदा लेते 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 बार बार एक ही परिवार को। तो पंकज जी मुझे ये समझाइएगा, अभी दर्शकों को भी समझाइएगा कि जो जातियों में उपजातियां बनाई गई, क्या उनका भी वर्गीकरण करना की कोशिश है? नहीं, जातियों में उपजातियां नहीं, जातियां पहले से है। हाँ। जैसे मैं उदाहरण का बताता हूं, कि मैं बिहार का एक उदाहरण बताता हूं कि पासवान जाति एससी में है, चमार जाति भी एससी में है, दुसाध भी एससी में है, सब एससी में है। अब नीतीश कुमार की सरकार ने यह किया कि कहा कि नहीं, पासवान जो है, जो जातियां हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा संपन्न हो गई हैं, वो लड़ाकू जातियां भी है, उनकी संख्या भी अच्छी है, तो उनको कर दिया दलित। और जो बाकी जो बहुत सारे जो महादलित है, जैसे भुइयां हो गए, मुसहर हो गए, जिनको कभी एससी का लाभ मतलब बहुत कम मिला, वो उस लायक मतलब कि इतना एक्सपोजर उनके पास नहीं था, और वो गांव के किसी कोने में अलग रहते थे, तो उनको नहीं मिल सका। तो कहा कि उन तक कैसे पहुंचाया जाए, मतलब कि रीचिंग डेमोक्रेसी एट ग्रासरूट लेवल, जो समाज के अंतिम पायदान में जो खड़ा व्यक्ति है उसको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए भी तो सोचना है ना जी, कि जिसको फायदा हो गया है उसी को बार बार फायदा मिलता रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ऐसा कर ही दो, उन्होंने कहा कि समाज के अंदर इस बात की चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जिन जातियों ने आरक्षण का फायदा उठा लिया, जो संपन्न हो गए, अब क्या उन्हें दूसरी अपने ही समाज के ओबीसी बिरादरी के, एससी बिरादरी के दूसरी जातियों के लिए वो छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अच्छा ये बताइए पंकज जी, और क्या उन्होंने जी जो है संसद को लेकर भी कोई टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट में कि संसद इस पर कानून बनाए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आरक्षण किसको देना है किसको नहीं देना है, अंत में फैसला तो सरकार को करना है, क्योंकि सबका अपना जो कार्य बटा हुआ है। जो सरकार ने जो नियम कानून बनाया है, जो संविधान में है, सुप्रीम कोर्ट तो उसी के अनुसार फैसला सुना सकता है ना। तो उन्होंने कहा कि सरकार को यह फैसला करना है कि क्या जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है उनको हटा के दूसरे लोगों को जिनको नहीं मिला है उनको किया जा सकता है कि नहीं, ये सरकार फैसला करे। हम तो जो मौजूदा कानून है उसी के अनुसार अपना टिप्पणी, अपना फैसला सुनाएंगे ना। लेकिन चूंकि ये डिमांड आ रही है और केस भी आ गया है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के पास, और महत्वपूर्ण यह है कि जो दलित जो जज हैं, बार बार एक और सवाल उठता है, जो बहुत सारे दलित चिंतक ऐसे हैं जो कहते हैं कि जुडिशियरी में 4-5 लोग हैं जो संभ्रांत से आते हैं, इसलिए वो जो दलितों के खिलाफ अच्छा फैसला नहीं सुनाते। यहां पे तो इस संवैधानिक बेंच में एक दलित और जो जस्टिस देने वाले हैं उन्होंने ये बातें की, तो इसीलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब सरकार को फैसला करना है कि ठीक है, आपने ओबीसी के लिए रोहिणी कमीशन बना दिया, क्या एससी के लिए भी इस तरह का कोई कमीशन बनाकर समीक्षा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? अच्छा एक बात और बताइए पंकज जी, अभी अगर कोई SC ST 50, 55, 60 नंबर लेकर आता है और एक सामान्य वर्ग का जो छात्र है वो 90, 95, 98 नंबर लेकर आता है, बावजूद इसके भी तरजीह दी जाती है। आज भी हम जानते हैं सामान्य वर्ग पे अगर कोटा है, कोटे में जो है आरक्षण में उस छात्र को जो है दी जाती है, तो ये देश के लिए कितना सही है, नहीं है? क्या इस चीज को जो है अब बदलने की जरूरत है, इसमें कुछ जो है संशोधन करने की जरूरत है? क्योंकि जो नहीं एक चीज और मैं आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं, आसानी से जवाब देता हूं मैं। देखिए,
मान लिया कि मैं हूं, मेरे पिताजी कोई अच्छे नौकर है, सरकारी नौकर है, वो वेल टू डू फैमिली से, मुझे कहां पढ़ाएंगे? किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, मुझे सीबीएसई में पढ़ाएंगे, मेरी शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई होगी, मैं 90% ले आऊंगा। एक ऐसा है जो गांव के सरकारी स्कूल में बेचारा पढ़ा रहा है। अब बताइए कि एक एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो ला सकेगा क्या मेरे बराबर 90%? क्योंकि मुझे ट्यूशन भी लगाएंगे, कोचिंग के लिए भी तैयारी करवाएं, वो उस लायक नहीं है। ये देखिए, आपने जो मेरिटोक्रेसी की बात, मेरिट पे आना चाहिए, मेरिट पे वहां आता है जहां समान प्लेटफॉर्म हो। जिस दिन इस देश में एक तरह की शिक्षा लागू हो जाएगी हर किसी के लिए, मान लिया कि प्राइवेट स्कूल में जिस स्तर की शिक्षा, अगर वही सरकारी स्कूल में हो जाए शिक्षा, चलिए तब तो बोल सकते हैं। पंकज जी, आखिरी सवाल लूंगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि एक लेटर था नेहरू जी का, उस लेटर वो ऑन रिकॉर्ड भी है, और उसमें नेहरू जी ने कहा था कि मैं आरक्षण को आप पक्षधर नहीं हूं। नहीं नहीं, देखिए, नेहरू ने बहुत सारे अलग अलग विषयों पर अलग अलग समय में अलग अलग तरह की चिट्ठियां लिखी। किसी संविधान सभा की पूरी बहस मौजूद है। ये एक लाइन में कह देना कि वो आरक्षण के विरोधी थे, ऐसा है नहीं। कई जगहों पे उन्होंने, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मैं चाहता हूं कि हर नागरिक को बराबर एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले, उससे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो दोयम दर्जे का नागरिक है। तो ये भी तो नेहरू ने ही कहा था ना। और ये जो मेरिटोक्रेसी की बात है, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चाहता हूं कि प्रतिभाशाली लोग आगे आए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा साबित करने का एक समान प्लेटफॉर्म भी नसीब होना चाहिए। तो क्या आरक्षण पर क्या इस देश में उस वक्त ऑप्शन है? जी, आर्थिक तौर पर नहीं, बेहतर ऑप्शन तो वही है जो कि बाबा साहब की, उसमें आरक्षण दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि जो उपाय है वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बता के गए हैं ना, कि हर 10 साल बाद आप समीक्षा कीजिए कि कौन सा आदमी नया आने के लायक है इसके अंदर, और कौन सा यहां से फिर निकलने के लायक है। ठीक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो कहा था कि हर 10 साल बाद, जिस तरह जनगणना होती है ना हर 10 साल बाद जी, जिस तरह आर्थिक जनगणना भी होती है, तो हर 10 साल बाद आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए, और एक न्यूट्रल बोर्ड से समीक्षा होनी चाहिए, इन राजनीतिज्ञों के हाथों में नहीं। नहीं तो फिर तो यह बोलेंगे कि ठीक है कि बिहार में ज्यादा यादवों की संख्या है तो यादव को ओबीसी बना दो, हरियाणा में जाटों की संख्या है तो जाटों को ओबीसी दे दो, ताकि जो ताकतवर है उन्हीं को कैटेगरी बना दो और हमारा वोट बैंक मजबूत रहेगा, हमारी सरकार बना देंगे वो। ये नहीं नहीं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बननी चाहिए, हर 10 साल बाद समीक्षा होनी चाहिए, कौन फायदा ले चुका है, अब कौन उसमें बाहर हो, कौन नए आए, इसका एक प्रोसेस तैयार किया गया था राजनीति के चक्कर में, तो सब घालमेल हो गया इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बहुत सीरियस क्यों नहीं लेती हैं? नहीं, देखिए, बीच में क्या हुआ मैं नहीं कहूंगा कि किस सरकार ने किस लाभ के लिए, किस वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए क्या किया है। मैं इतना कहता हूं कि एक शुरुआत हुई थी, उसका भी बहुत विरोध है। रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी थी, उनके अध्यक्षता में ओबीसी के लिए कम से कम एक समीक्षा के लिए एक कमीशन बनाया गया था कि आप स्टडी कीजिए कि भारत में कौन सी जातियां, देखिए ओबीसी के साथ क्या हुआ है ना अभिषेक, मैं बताता हूं ईमानदारी से, इतने सारी जातियों को ओबीसी में डाल दिया गया है कि कभी कभी ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स जो होता है जनरल से ज्यादा चला जाता है। मतलब जिसको कुछ नहीं मान रहा है ओबीसी में घुसा दो, जो डिमांड किया ओबीसी में डाल दो, और पता चला ओबीसी की जनसंख्या, पता चला कि पूरे देश की जनसंख्या के 67% हो गई। अब उसको बेचारा इस देश की कुल जनसंख्या के 67% के साथ फाइट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि समीक्षा, देखिए ईमानदारी से समीक्षा होनी चाहिए कि भाई जिसको फायदा हो गया है, और इसमें कास्ट भी है और व्यक्ति भी है, जिन कास्ट को फायदा हो गया उस कास्ट को स्वयं ही छोड़ देना चाहिए, ताकि जो ज्यादा पिछड़े लोग हैं वो दोबारा इसमें इंक्लूड किए जा सके। यहां हटाने का तो प्रोविजन ही नहीं है। एक जो जज है, जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस है, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बहुत अच्छा कहा कि सिर्फ इनकमिंग है, यहां पे आउटगोइंग है ही नहीं, सबको सिर्फ शामिल करते जाओ, शामिल करते जाओ। अरे भाई, किसी को हटाओ भी तो। बिल्कुल, ये जब से आजाद हुआ है सिर्फ शामिल ही हो रहा है ये। ठीक, पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद पर जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को, जो है उम्मीद है वो समझ पाए होंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो
चीफ जस्टिस हैं सीजेआई चंद्रचूड़, उनका भी कहना है, वो खुद इस बेंच में हैं और समीक्षा प्रणाली का भी हिस्सा हैं। समीक्षा की जा रही है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, जो लोग संपन्न हो चुके हैं पिछड़ी जातियों में, अब उन्हें उस आरक्षण की सूची से बाहर निकाला जाए और जो पिछड़ी जातियों में जो लोग हैं जो अभी संपन्न नहीं है, जो मुख्य धारा में नहीं आए हैं, उनकी पहचान की जाए और उन्हें इस आरक्षण का लाभ दिया जाए। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।